गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज टॉपिक हमारा सर्कल्स, ज्योमेट्री का एक टॉपिक। दो चैप्टर है तुम्हारे, ट्रायंगल्स और सर्कल्स। तो हम पहले आज पढ़ रहे हैं सर्कल्स। बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर, कंफर्म एक क्वेश्चन तो है ही। और क्या बात, कभी कभार थ्योरम भी आ जाती है इसमें। दो थ्योरम्स हैं इसके अंदर, सर्कल्स के अंदर जो अभी आपने पढ़ना है। दो थ्योरम्स हैं और एक थ्योरम के चांसेस रहते हैं आने के, दो में से 4 नंबर में आएगी जो भी है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, छोटा सा चैप्टर है, ध्यान से सुनिएगा। काफ़ी तो हम सर्कल्स 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, उसका थोड़ा सा ओवरव्यू लेकर फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक, सर्कल्स के बारे में पता है सबको क्या होता है सर्कल? बता सकता है कोई? पढ़ा हुआ 9th क्लास में? नहीं, क्लोज फिगर नहीं आई। क्लोज तो बहुत सारे। देखो, सर्कल्स को हम कह सकते हैं सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट represents a circle। represents a मतलब कोई एक फिक्स्ड पॉइंट ले लीजिए कहीं पर भी, एक प्लेन के अंदर, एक प्लेन में कहीं पे भी एक फिक्स्ड पॉइंट ले लीजिए। इस फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड में आपने ऐसे पॉइंट्स इकट्ठे करने हैं जो इससे क्या हो, इक्विडिस्टेंट हो, जो इससे क्या हो, इक्वल डिस्टेंस पे हो। सारे के सारे पॉइंट्स, सारे के सारे पॉइंट्स। तो जो वो फिगर बनेगी, जो वो फिगर बनेगी वो एक सर्कल को क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी। वो एक सर्कल बनाएगा। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, इन पॉइंट्स के सारे सेट जितना भी कंबाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वो एक सर्कल बन जाएगा। जिसमें इस फिक्स्ड पॉइंट को क्या कहा जाएगा, सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या कहा जाएगा, जो भी फिक्स्ड पॉइंट है। और जो भी फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस जा रहा होगा बाउंड्री तक, उसको कहा जाता है रेडियस ऑफ सर्कल। उसको क्या कहा जाता है, रेडियस ऑफ सर्कल। तो बात समझ में आ रही है कि सर्कल क्या हो गया? सिंपल सी डेफिनेशन, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ रिप्रेजेंट्स अ सर्कल। जो फिक्स्ड पॉइंट है वो हमारा सेंटर, और सेंटर से बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा होगा रेडियस। ठीक जी। अब अगर हम एक सर्कल बनाते हैं, अब उसका सेंटर O ले लेते हैं, ओके, और रेडियस क्या ले लेते हैं, R। अब इसमें एक सबसे बेसिक चीज आती है कि जो भी एक पॉइंट है P इज अ पॉइंट। अब हमें बताना है कि P पॉइंट सर्कल के बाहर लाई कर रहा है, अंदर लाई कर रहा है, या बाउंड्री पर लाई कर रहा है। इसकी क्या कंडीशन होती है? इसकी एक कंडीशन आती है, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि कोई भी एक पॉइंट है P, वो सर्कल के बाहर लाई करेगा, अंदर लाई करेगा, या सर्कल पे लाई करेगा। तो उसकी क्या कंडीशन है? तो अगर जो ये OP है, अगर OP है वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, रेडियस। ग्रेटर देन, तो पॉइंट कहां पे लाई करेगा, आउटसाइड द सर्कल, एक्सटीरियर में, है ना। पॉइंट P लाइज आउटसाइड द सर्कल लिख सकते हैं। एक्सटीरियर भी लिख सकते हैं, आउटसाइड भी लिख सकते हैं, जो इजी लगे वो लिख लें। ठीक। अब अगर अंदर लाई कर रहा होगा अर्पण, तो क्या कंडीशन हो जाएगी, OP इज, ये बहुत बेसिक चीज है, सबको ज्यादातर पता होगी कि पॉइंट P lies inside the, और बाउंड्री पे अगर लाई कर रहा होगा OP इज इक्वल्स टू, तो जो पॉइंट P है वो कहां लाई करेगा, ऑन द सर्कमफ्रेंस। पॉइंट P lies on the
सर्कमफ्रेंस तो पता होगी ना, तुमने सबने पढ़ा क्या होता है। पेरीमीटर ऑफ सर्कल को क्या कहा जाता है, सर्कमफ्रेंस कहा जाता है, ठीक है ना। तो पॉइंट पी लाइज ऑन द सर्कल भी कह सकते हैं, ऑन द सर्कमफ्रेंस भी कह सकते हैं, कैसे भी। ये तीनों कंडीशन समझ आती हैं, पक्की बात है। अब इस सर्कल से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आते हैं हमारे पास, हमने 9th क्लास में भी रीड कर रखे होंगे। कॉर्ड, आर्क, बोलो, और सेक्टर, सेगमेंट, टेंजेंट, सेकेंड, और एक सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल, इंस्क्राइब्ड सर्कल, और आती होंगी बतेरी वो 9th क्लास में हमने साइक्लिक कोऑर्डिनेटर वगैरह सब पढ़ा था, है ना। तो अभी तो बेसिक हम 10th का पढ़ रहे हैं, तो हमें इतनी चीज़ों की ज़रूरत है। कॉर्ड बता सके कोई? A line joining two distinct points on the circle. A line joining two distinct points on the circle. जैसे सपोज करो ये एक हमने सर्कल बनाया, अब इस सर्कल पे दो पॉइंट्स आप कहीं पर भी ले लें। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट पॉइंट्स, डिस्टिंक्ट का मतलब है डिफरेंट पॉइंट्स। अब दो पॉइंट सर्कल पे कहीं पर भी ले लें, सपोज करें ये ए लिया और ये पॉइंट क्या लिया, अब आपने ए बी को क्या कर दिया, ज्वाइन, तो ये आपकी क्या बन गई, कॉर्ड बन गई। ये क्या बन गई, कॉर्ड बन गई। जब ये कॉर्ड सेंटर से पास होती है, जब ये कॉर्ड, तो उस कॉर्ड को क्या नाम दिया जाता है, डायमीटर। क्या नाम दिया जाता है, तो डायमीटर जो होती है हमारी लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, डायमीटर जो होती है हमारी, और वो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या करती है, डिवाइड करती है। और डायमीटर का क्या रिलेशन होता है, वो डबल होता है रेडियस के, वो रेडियस के क्या होता है, डबल होता है। समझ गए कॉर्ड? कहीं पर भी आप दो पॉइंट्स ले लीजिए, सपोज करो आपने एक पॉइंट इधर लिया सी और एक पॉइंट इधर लिया डी, तो ये आपकी क्या बन जाएगी, कॉर्ड बन जाएगी। ये आपकी क्या बन जाएगी, कॉर्ड बन जाएगी। A line joining two distinct points on the circle is called chord. Arc बता सकते हैं, आर्क a part of circle, a part of between two distinct points, between two is called arc. अब आर्क को हम कैसे कह सकते हैं, दो टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, माइनर आर्क और मेजर आर्क। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये हमने सर्कल किया, दो कोई से भी पॉइंट्स ले लीजिए आप, सपोज करो ये ए लिया और ये क्या लिया, बी लिया। अब इसके बीच में पार्ट ऑफ सर्कल, एक तो ये वाला आ रहा है, तो ये आर्क हो गई। एक ये ऊपर वाला भी तो आ रहा है भैया, ये भी आर्क हो गई। इसका सेंटर ये है, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब दोनों ही आर्क हैं। आर्क को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, किसी भी आर्क को, जैसे मैंने ए बी लिखा, तो ए बी के ऊपर ये कर्व सिंबल आ जाता है, ये आर्क को रिप्रेजेंट करता है। अब आर्क दो टाइप होती है, मेजर भी हो सकती है, माइनर भी हो सकती है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि माइनर आर्क कौन सी और मेजर आर्क कौन सी है? हर कोई यही बच्चा कहता है कि जो छोटी वाली है वो माइनर होगी, जो बड़ी वाली होगी वो, लेकिन ये एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। हाँ,
मेजर आर्क वो होती है जो सेंटर को इंक्लूड करती है। ये एक प्रॉपर डेफिनेशन है, ये प्रॉपर एक रीजन है कि मेजर आर्क वो आर्क होती है जिस आर्क के अंदर सेंटर आता है सर्कल का, और जिस आर्क में सेंटर नहीं आता वो माइनर आर्क होती है। ये एक प्रॉपर डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू मैथ। अगर कोई वैसे लर्न करा दे कि छोटी वाली को माइनर मान लो और बड़ी वाली को, तो समझ लेना वो तुम्हारा क्या कह रहे हैं, पप्पू होना रहा है, हाँ कल्याण, जो भी, चलो समझ लेना। तो जो प्रॉपर है वो क्या है कि इन जिसमें सेंटर आएगा विच इंक्लूड द सेंटर ऑफ सर्कल इज मेजर आर्क, विच डज नॉट इंक्लूड द सेंटर ऑफ द सर्कल इज माइनर आर्क। सिंपल सी ये बात है कि माइनर और मेजर ऐसे डिफाइन होगी, ठीक है। अगर अब हमने यहाँ पे इसके आगे लिख दिया मेजर, तो मेजर का मतलब हो गई ये वाली आर्क, क्योंकि इसके अंदर सेंटर आ रहा है। और अगर मैंने इसके आगे लिख दिया माइनर, तो माइनर हो जाएगी ये वाली आर्क। तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा मेजर आर्क में क्या लिखिएगा, विच इंक्लूड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। जिस आर्क में सेंटर ऑफ सर्कल आ रहा होगा वो मेजर आर्क, और जिसमें, अब कोई बच्चा कहे कि सर ये तो बिल्कुल यहां से डिवाइड हो गई, मतलब ए पॉइंट इधर है और बी इधर है, तो इसको क्या कहेंगे, सेमी सर्कल। इसको क्या कहेंगे, सेमी सर्कल कह देंगे इसको, हाफ ऑफ अ सर्कल, सेमी सर्कल, ठीक है जी। माइनर में होगा which does not include the center of, वो हो जाएगी हमारी माइनर आर्क। समझ आ रही है ना बात सबको? कोई दिक्कत किसी के दिमाग में कोई क्वेरी हो तो पूछ लो। कॉर्ड भी समझ आ गई, आर्क भी समझ आ गई। अगला आता है सेक्टर। क्या आता है, सेक्टर। अब सेक्टर के लिए एरिया इंक्लोज्ड बिटवीन टू रेडिया, एरिया इंक्लोज बिटवीन दो रेडिया, तो ये सेक्टर हो गया। अब फिर से वही बात, सेक्टर दो टाइप के हो जाएंगे, माइनर सेक्टर और, अब हमें कैसे पता चलेगा माइनर कौन सा और मेजर कौन सा है? अब हमें थोड़ी नहीं पता चलता माइनर कौन सा है और मेजर। माइनर सेक्टर और, तो अब हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे माइनर और मेजर सेक्टर में? जो माइनर आर्क के साथ बन रहा है वो माइनर सेक्टर, और जो मेजर आर्क के साथ बन रहा है वो मेजर। और माइनर और मेजर आर्क को हमने डिस्टिंग्विश कर ही लिया, समझ गए ना। एरिया इंक्लोज बिटवीन टू रेडियाई एंड आर्क, वो क्या है हमारा, सेक्टर है। अब सेक्टर भी दो तरीके से डिवाइड हो गया, माइनर और, अब माइनर कौन सा हो गया, जो माइनर आर्क के साथ बनेगा, और जो मेजर आर्क के साथ बनेगा वो मेजर सेक्टर हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं? तो सेक्टर को भी लिख सकते हैं, एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन टू रेडियाई एंड आर्क। ये जितनी भी मैं आपको ये डेफिनेशन बता रहा हूँ ये बुकिश वो नहीं है, सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए कि मैंने समझाया कि तुम्हें पता चल जाए कि सेक्टर होता क्या, आर्क क्या होती है, कॉर्ड क्या होती है। आप किसी को कोई पूछे तो आप बता पाओ। एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि जब हम क्वेश्चंस पढ़ें, ये चीज़ें पढ़ें क्वेश्चंस में, तो हमें दिमाग में एक इमेज बननी चाहिए, अच्छा ये बताया था, तो उससे क्लियर हो जाते हैं क्वेश्चंस। अगला आता है सेगमेंट। क्या आता है, सेगमेंट। सेगमेंट, सेगमेंट क्या है बता सकता है कोई सेगमेंट? बिल्कुल सही। इसका मतलब तुम्हारा 9th क्लास का IQ तक बना हुआ है, बिल्कुल बढ़िया एकदम। ये तुम्हारी होगी कॉर्ड, और ये क्या होगी हमारी, आर्क। अब इसके बीच का जो एरिया होगा, ये चीज,
ये क्या हो जाएगा हमारा सेगमेंट, क्या हो जाएगा ये। अब फिर से सेगमेंट कितने टाइप की हो जाएगी, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। और फिर से माइनर और मेजर को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, जो माइनर आर्क होगा वो माइनर आर्क से जो बन रही होगी वो माइनर सेगमेंट होगी, और जो मेजर आर्क से बन रही होगी वो मेजर सेगमेंट हो जाएगी। सही है ना। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, सेगमेंट को, एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क ऑफ अ सर्कल। ठीक, कोई दिक्कत। अगला आता है हमारा टेंजेंट। क्या आता है, टेंजेंट। टेंजेंट को कहेंगे अ लाइन विच टचेज द सर्कल एक्सटर्नली, सर्कल एक्सटर्नली एट वन पॉइंट, एट जो एक पॉइंट पे सर्कल को क्या कर रही होगी, टच करके जा रही होगी, उस लाइन को हम क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। उस लाइन को हम क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। टेंजेंट जो एक्सटर्नली एक पॉइंट पे टच कर रही होगी सिर्फ। जैसे कि अगर हम बनाएं इसकी स्पेस को देखते हुए, ये सर्कल हो गया, ये सेंटर हो गया। अब कहीं से भी बना सकते हैं, ये टेंजेंट हो गया, ये टेंजेंट हो गया, ये टेंजेंट हो गया, ये भी टेंजेंट हो गया। एक पॉइंट पे टच करके जा रहे हैं, सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर कर जा रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे, टेंजेंट। और एक सर्कल पे एक इनफाइनाइट टेंजेंट्स हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल के ऊपर। इनफाइनाइट टेंजेंट्स हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। अब देख लो ना, यहां से भी हो सकता है, यहां से भी, कितने सारे पॉइंट्स हैं सर्कल में। तो हम इनफाइनाइट टेंजेंट्स क्या कर सकते हैं, एक सर्कल पे बना सकते हैं। तो टेंजेंट समझ गए ना क्या चीज है, कोई भी लाइन जो सर्कल को एक्सटर्नली एक पॉइंट पे टच कर कर जा रही है वो क्या है, टेंजेंट है। एक आता है हमारा सीकेंट। सीकेंट क्या होता है, अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स, या कट्स भी लिख सकते हैं, इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट 2 पॉइंट्स। इंटरसेक्ट द सर्कल एट, कोई भी लाइन जो सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है 2 पॉइंट पे, या कट कर रही है 2 पॉइंट पे, कट कर रही है, उसको हम क्या कहेंगे, सीकेंट। तो सीकेंट में यहां पे बना दो, वही दिख रहा है सबको। अब कोई भी लाइन ऐसे बना दो, ये लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे क्या कर रही है, कट कर रही है ना, तो ये क्या हो गई, सीकेंट। कोई बनाए कि यहां से लेके ऐसे बना दे, तो ये भी सीकेंट। कट करनी चाहिए 2 पॉइंट पे, समझ गए। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, सीकेंट। क्लियर, कुछ पूछना है। लास्ट आता है सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल और इनस्क्राइब्ड। सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल क्या होते हैं, सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल होते हैं जो किसी भी एक पॉलीगन की वर्टेक्स को क्या करते हैं, वर्टेक्स को टच कर कर बनते हैं। कोई भी हो, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, चारों वर्टेक्स को क्या कर रहे हैं, टच कर कर जो सर्कल बनता है उसको क्या कहा जाता है, सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। और सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल के सेंटर को क्या कहा जाता है, सर्कम सेंटर। क्या कहा जाता है, सर्कम सेंटर। जो सर्कल किसी भी पॉलीगन की वर्टेक्स को टच करता हुआ बन रहा है, सारी वर्टेक्स, अगर ट्रायंगल की बात करें तीनों वर्टेक्स को ज्वाइन कर रहा है तो सर्कम सर्कल। क्वाड्रिलेटरल हो जाए तो भी सर्कम, ऐसे और भी पेंटागन, हेक्सागन, जो भी सब वर्टेक्स को क्या करना चाहिए, तो वो सर्कम सर्कल है, तो वो
सर्कम सर्कल या सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल हम कह सकते हैं। और उसके सेंटर का नाम क्या होगा? सर्कम सेंटर। ऐसी इंस्क्राइब्ड सर्कल क्या होगा? जो तीनों साइड को टच करे, जो तीनों साइड्स को टच करे किसी भी पॉलीगन, वो इन सर्कल। वो क्या होगा? इन सर्कल। ये क्या हो गया? इन सर्कल। और इसके सेंटर को क्या कहा जाता है? इन सेंटर। क्या कहा जाता है? समझ आ रही है बात? कोई दिक्कत? बेसिक समझ आ रहा है सर्कल्स का? किसी की कोई क्वेरी है तो पूछ लो फटाफटी से, फिर कॉपी करो, फिर हम आगे अब क्वेश्चन। अब थ्योरम 1 क्या है? इसकी स्टेटमेंट तो तुम्हें बुक से ही लिखनी पड़ेगी। मैं बता देता हूं क्या है स्टेटमेंट। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ये थ्योरम 1 है। इसकी स्टेटमेंट बुक में लिखी होगी, बुक से आप देखकर लिख सकते हैं और उसे लर्न भी करके लिख सकते हैं। कभी क्या स्टेटमेंट भी लिखने को आ जाती है। तो हमें याद कैसे रखनी है? सबसे पहली थ्योरम 1 क्या है कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। दो थ्योरम्स, दोनों ही ये थोड़ी सी हम कह सकते हैं कम है, वो सेकंड वाली थोड़ी सी ज़्यादा आने के चांसेस, क्योंकि इसमें जो प्रूविंग है ना वो सिर्फ स्टेटमेंट्स के उसमें है। किसमें है? स्टेटमेंट्स की फॉर्म में। और जो सेकंड थ्योरम है वो एक प्रॉपर मतलब प्रूव करना होगा कॉन्ग्रुएंसी वगैरह, तो इसको हम थोड़ा सा मानते हैं कि आने के चांसेस हैं, लेकिन थोड़े से कम अकॉर्डिंग टू मेरे उससे, कि ये वाली कम चांसेस हैं और उसके ज़्यादा। लेकिन ये नहीं है कि आने की नहीं, आ सकती है। ये मत समझना कि मैंने कह दिया कम चांसेस है तो तुम करके ही ना जाओ, करके जानी पड़ेंगी दोनों। अब क्या है इसमें? सर्कल, अ सर्कल विथ सेंटर O, tangent AB which touches the circle at point P, which touches the circle at point P। हम ये गिवन कर ले, गिवन लिख लेंगे, गिवन में लिख लेंगे a circle with center O and tangent which touches the circle at point P। अगर P पे टच कर रहा है तो OP क्या हो जाएगा हमारा? रेडियस हो जाएगा। OP क्या हो जाएगा हमारा? रेडियस। तो हमने इसमें प्रूफ क्या करना है? OP इज परपेंडिकुलर टू AB, यही प्रूफ करना है। ठीक है जी। अब इसमें हम एक कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। ये कंस्ट्रक्शन लिखी है शॉर्ट में, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? टेक अ पॉइंट, टेक अ पॉइंट Q on AB other than P, other than which cuts the circle at point R। अब हमने इस AB लाइन पे P से अलग कोई भी एक पॉइंट लेना है। टेक अ पॉइंट Q ऑन AB अदर देन P, और यहाँ पे लिखेंगे जॉइन OQ और विच कट्स द सर्कल एट पॉइंट R। अब Q कहीं भी आपका मन कर रहा हो, आप Q पॉइंट ले लीजिएगा जहाँ पे आप, सपोज करो हमने यहाँ पे ले लिया, Q पॉइंट ले लिया। अब हमने यहाँ से इसे क्या करा? ज्वाइन करा। तो OQ ने
आर पे सर्कल को क्या कर दिया, कट कर दिया। ये हमने लिख लिया। अब हमने प्रूविंग भी, समझ आ रहा है ना हमने क्या करना है प्रूफ। सबको हमने ये प्रूव करना है कि जो ये रेडियस है वो इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। तो अब ध्यान से देखिएगा जरा। अब जो Q पॉइंट है, जो ये Q पॉइंट है, ये कहां पे लाई कर रहा है सर्कल के, आउटसाइड लाई कर रहा है। अभी मैंने बताई ये चीज, आउटसाइड लाई कर रहा है, दिख भी रहा है मैं आउटसाइड। और जो R पॉइंट है वो सर्कल पे लाई कर रहा है। ये तो हम पता ही चला ना कि जो Q पॉइंट है वो आउटसाइड लाई कर रहा है और वो R, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में लिखा है कि कट कर रहा है सर्कल को किस पॉइंट पे, R पॉइंट पे। तो अब प्रूफ देखिए। अब इससे हम लिख सकते हैं कि पॉइंट, या हम सीधा ऐसे लिख दें, OQ इज ग्रेटर देन OR। बताओ ये चीज समझ आ रही है? सबको समझ आ रही है ना इशिता? क्यों ऐसा? जो Q पॉइंट है वो बाहर है। अगर कोई भी पॉइंट बाहर लाई करता है तो वो रेडियस से क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। अब इसमें OR क्या है हमारा, रेडियस, रेडियस है ना। तो इसका मतलब यही तो हुआ कि OQ इज ग्रेटर देन, हम यहां लिख सकते हैं कि पॉइंट Q लाइज आउटसाइड द, देखो बात को समझना, जितना समझोगे उतना आसान हो जाएगी ये थ्योरम। ये वाली बात समझ में आ गई। अब OP इज इक्वल्स टू OR, OP इज इक्वल्स टू OR। क्यों है OP और OR इक्वल, क्यों है? रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल। कोई दिक्कत इसमें? अगर OP OR के इक्वल है और OQ OR से बड़ा है तो इसका मतलब ये हो गया कि OQ OP से भी बड़ा है। OQ, ये तो समझ बात हुई कि OQ OP से भी बड़ा है। अब हमें पता है कि किसी भी पॉइंट से किसी लाइन पर जाना है, किसी भी पॉइंट से किसी लाइन पर जाना है, तो जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, जो भी, वो कौन सा होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। किसी भी पॉइंट से किसी लाइन पर जाना है तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो क्या होता है। तो अब O पॉइंट से AB पे जाना है हमने, तो एक तो OQ है रास्ता जाने का और एक OP है। अब इसमें दोनों में से छोटा कौन सा है, OP छोटा है। तो हम ये कह सकते हैं दिस इंप्लाइज OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट O टू लाइन AB। हम ये तो कह सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ दिस इंप्लाइज OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट O टू AB। O से AB पे ये शॉर्टेस्ट हो गया, बट वी नो दैट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू अ लाइन इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हम क्या जानते हैं, बट वी नो दैट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम a point to a line is perpendicular distance। तो
तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब हो गया कि OP इज परपेंडिकुलर टू और हेंस प्रूव्ड। ये लिखना बस इसमें। देखो अगर ये लिख लोगे तो बहुत मुश्किल थ्योरम नहीं है, बहुत आसान थ्योरम है, लेकिन क्या होता है पता नहीं किसी बच्चे को मुश्किल क्यों लग जाती है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, बहुत इजी है थ्योरम। ऐसा नहीं है इसमें 3-4 लाइन ही लिखनी है। अब ये चीज़ें देख लो, अगर समझ में आ गई तो ये आसान है, और नहीं आई तो मैं दोबारा समझा दूंगा। आपको कोई क्वेरी हो तो पूछ लो। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट to a circle are equal in, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम। इसकी स्टेटमेंट लिख लीजिएगा आप। मैं आपको बता दिया क्या थ्योरम है कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इजी। फिर से एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, सेंटर O ले लेंगे, एक एक्सटर्नल पॉइंट P ले लेते हैं। इस P पॉइंट से 2 टेंजेंट बनाएंगे, एक PA बना लिया और एक PB बना लिया। अब इन दोनों की लेंथ आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। इन दोनों की लेंथ क्या होगी आपस में, ये हमने प्रूव करना। तो गिवन लिखेंगे, a circle with center O and tangents PA and PB are drawn from external point एक सर्कल है सेंटर O और एक एक्सटर्नल पॉइंट P से 2 टेंजेंट PA और PB हमने क्या कर लिए, ड्रॉ कर लिए। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है अब हमने इसमें कि PA और PB के आपस में कंस्ट्रक्शन करेंगे, जॉइन OA OB एंड OP। इन तीनों को क्या कर लेंगे हम, ज्वाइन कर लेंगे। अब हम इन 2 ट्रायंगल्स को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट करेंगे। ट्रायंगल AOP को और BOP को। सबने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ रखी है 9th क्लास में, बहुत अच्छे से पढ़ रखी है। तो इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOP कितनी चीजें चाहिए होंगी हमें कॉन्ग्रुएंसी के लिए, 3 चीजें चाहिए होंगी। कितनी चीजें चाहिए होंगी, अब इसमें पहली चीज बताएं, AO इक्वल्स टू रेडियस ऑफ सर्कल, OP एंगल OAP और एंगल OBP। ये अभी हमने थ्योरम 1 में पढ़ा है कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू, तो राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज, साइड। RHS से ट्राइंगल क्या हो गए, और CPCT से PA किसके बराबर हो गया, थ्योरम क्या होती है, समाप्त होती है। तो लिखेंगे से OA इक्वल्स टू OB, रेडियस ऑफ सर्कल, OP इज इक्वल्स टू OP और एंगल OAP रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द, तो बाय triangle AOP is congruent to triangle BOP. तो PA equals to
CPCT C। तो ये थ्योरम सेकंड आपकी होती है। समझ आ गया सबको? कोई कंफ्यूजन? पक्का? दो ही है मेन, बाकी अभी आगे बताता हूँ क्या है। अब इस थ्योरम की हेल्प से हम और क्या चीज प्रूव कर सकते हैं? अब हम ये चीज भी प्रूव कर सकते हैं इस थ्योरम की हेल्प से कि अ लाइन जॉइनिंग सेंटर एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट, कि कोई भी लाइन अगर सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर रही है तो वो एंगल बिटवीन टेंजेंट्स को क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है। वो एंगल बिटवीन टेंजेंट्स को क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है। और सेंट्रल एंगल को भी क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है। ये इस थ्योरम का आगे कोरोलरी है कि हम अगर हमने ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिए तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल, तो इसका हम ये लिख सकते हैं अ लाइन जॉइनिंग सेंटर एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट bisects the angle between tangents and central angle and समझ गए ना? सेम प्रूव होगा इसका भी। इसके लिए भी आपको इन दो टेंजेंट्स, इन दो ट्रायंगल्स को क्या करना पड़ेगा? कर लिया। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद CPCT से एंगल AOP इक्वल टू एंगल BOP, एंगल APO इक्वल्स टू एंगल BPO। इन दोनों का भी रीजन क्या रहेगा? CPCT C रहेगा। समझ गए? ये फर्दर इस थ्योरम को हम आगे यूज कर सकते हैं। अगर P और P भी टेंजेंट है, O क्या है? सेंटर, तो OA और OB क्या हो जाएंगे? परपेंडिकुलर हो जाएंगे, 90-90 हो जाएंगे। तो अब हमें यह भी पता चल रहा है कि जो एंगल बिटवीन टेंजेंट है और सेंट्रल एंगल है, ये क्या है आपस में? सप्लीमेंट्री। ये क्या है? सप्लीमेंट्री का मतलब होता है जिन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है उन्हें सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो एक यहां से ये भी थ्योरम बनती है कि एंगल AOB प्लस एंगल APB इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेंजेंट के बीच का जो एंगल है और सेंटर पे जो एंगल है, इन दोनों का सम कितना होगा? 180। अब ये कैसे होगा? ध्यान से देख लो भाई, ये 90-90 तो हमने प्रूव कर दिया थ्योरम 1 से। अब AOBP एक क्या है? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है? इसमें से ये दो 90-90 हैं, तो 180 माइनस कर देंगे 360 में से, तो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा? तो ये थ्योरम भी आपको याद रखनी है कि सेंट्रल एंगल और एंगल बिटवीन टेंजेंट्स वो कितना होता है? 180 डिग्री। फटाफट कॉपी। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे जी। From a point Q, the length of the tangent to a circle is 24 centimeter. From a point Q, The length of tangent to a circle the length of tangent to a circle is 24 centimeter, and the distance of Q from the center is 25 centimeter. Then what is the radius of the circle? अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, एक नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन्होंने कहा Q एक एक्सटर्नल पॉइंट है, उस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करा जिसकी लेंथ कितनी है? 24, और Q पॉइंट का जो सेंटर से डिस्टेंस है वो कितना है? 24। अब हमें रेडियस निकालना है। हमें क्या कैलकुलेट करना है? अगर O सेंटर है, OA रेडियस है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया।
90 डिग्री के सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर, और ये रेडियस को हम क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? अब पाइथागोरस थ्योरम तो सबको आती है, लगा लो इस ट्रायंगल AOQ में। क्या होती है? h² इक्वल्स टू, अब 90 के सामने h की वैल्यू कितनी है? 25। परपेंडिकुलर कितना है? और रेडियस r। 25 का स्क्वायर 24 का माइनस हो जाएगा इधर आके, 49 का रूट, तो रेडियस आ गया हमारा। समझ आ गया? पक्की बात। देखो सेकंड और थर्ड MCQ खुद ट्राई करके देखो हो रहे हैं नहीं हो रहे। गिवन देखिए क्या है इसमें क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन नंबर 4 NCERT। हमने इसमें प्रूव करना है कि एक डायमीटर है और उसके एंड पॉइंट्स पे हमने 2 टेंजेंट बनाए। एक डायमीटर है, उसके एंड पॉइंट्स पे हमने 2 टेंजेंट बनाए और ये दोनों टेंजेंट आपस में पैरेलल हैं, ऐसा हमने प्रूव करना है। तो हमें गिवन क्या है? AOB इज द डायमीटर, circle with center O, PQ and RS are two tangents drawn at the end of the अब हमने 2 प्रूफ क्या करना है इसमें, हमने प्रूफ करना है कि PQ और RS क्या है, आपस में पैरेलल है। अब प्रूफ देखो, O सेंटर है तो OA क्या होगा? OA इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर OA रेडियस है तो एंगल PAO कितना हो सकता है? This implies angle PO equals to radius is perpendicular to the, ऐसे OB भी क्या होगा? रेडियस ऑफ द सर्कल। तो एंगल OPS कितना होगा? सेम रीजन, रेडियस इज परपेंडिकुलर। अब इनसे क्या पता चल रहा है कि एंगल PAO और एंगल OBS क्या हो गए आपस में, मतलब ये वाले एंगल और ये वाले एंगल क्या हो गए। लेकिन अगर देखा जाए तो ये कौन से एंगल है? बट दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स। और अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ? PQ इज पैरेलल टू RS, हेंस प्रूव्ड। ये लिखने का तरीका हो गया आपका। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल passes थ्रू सेंटर। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट to the tangent to a circle passes through center। तो आप इसमें लिख लीजिए गिवन, a circle with center O and 2 tangents PQ and RS। अब हमने इसमें क्या प्रूव करना है कि AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। AOB इज अ
ओ सेंटर है ना, तो एओ भी अगर स्ट्रेट लाइन होगी तो वो सेंटर से क्या होगी, पास हो जाएगी। यही प्रूफ करना है हमने। इसमें कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं और हम यहाँ पे गिवन में ये लिख लेंगे कि जो पी क्यू है और आर एस है वो क्या है, हमें पैरेलल दे रखे हैं। क्या है ये, पैरेलल। पैरेलल तो होंगे ना, 90-90 दे रखा है उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर 90-90 दे रखा है तो क्या होंगे, ये दोनों पैरेलल होंगे। तो कंस्ट्रक्शन में हम इसे लिख लेते हैं, ड्रॉ अ लाइन OE पैरेलल टू PQ, पैरेलल टू PQ। O से एक लाइन क्या बना लेंगे हम, पैरेलल बना लेंगे, किसके, PQ के पैरेलल क्या करेंगे हम, इसमें ड्रॉ कर लेंगे O से। अब इसका प्रूफ देखिए कैसे, PQ इज पैरेलल टू RS, ये चीज हमें गिवन है, और PQ इज पैरेलल टू OE, ये बाय कंस्ट्रक्शन है। तो इसका मतलब ये हो गया कि PQ इज पैरेलल टू RS इज पैरेलल टू, ये तीनों क्या हो गई आपस में, पैरेलल हो गई। अब अगर ये वाली जो लाइन है वो इसके पैरेलल है, तो ये वाला एंगल 90 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, कैसे लिखेंगे इसे, एंगल AOE प्लस एंगल OAR इक्वल्स टू को इंटीरियर और एंगल OAR कितना है हमारा, 90 डिग्री। ये तो हमें 90 डिग्री गिवन है ना, तो एंगल OAE भी कितना हो गया, ऐसे ही एंगल OBP प्लस एंगल BOE, इन दोनों का भी सम कितना होगा, को इंटीरियर। अब एंगल हमें OBP कितना दे रखा है, तो BOE कितना हो जाएगा हमारा, BOE कितना हो जाएगा, ये वाला भी एंगल 90 हो गया। अब इन दोनों का सम कितना हो गया, अगर इन दोनों का सम 180 है तो इसका मतलब AOB क्या हो गई एक, हेंस अब हम देखेंगे एंगल AOE प्लस एंगल BOE, 90 प्लस, इसका मतलब ये हो गया एंगल AOE प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू, तो हेंस AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, तो हेंस प्रूव्ड हो गया। समझ आ गया ना भाई, अगर इन दोनों एंगल्स का सम 180 हो गया तो ये लाइन क्या हो जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगी, और स्ट्रेट हो गई तो ये सेंटर से पास हो गई।